हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया आ गए सब लोग? जल्दी जल्दी आ जाओ, वीडियो बस स्टार्ट होने वाला है। आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल में जो वीडियो देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। आपको पता है कि हम इस चैनल पर 3 चीज़ दे रहे हैं आपको, इंग्लिश भी दे रहे हैं, मैथ्स भी दे रहे हैं और रीजनिंग भी दे रहे हैं। तीनों चीज़ें एकदम बिल्कुल बेस से स्टार्ट की हैं, एकदम ज़ीरो लेवल से, ठीक है। तो जहाँ से मतलब हम सोचते हैं कि हाँ यहाँ से तो हमें आता ही है लगभग, इससे आगे हम मतलब पढ़ते जा रहे हैं और हमारा बेस सुधरता जा रहा है। हम डेली बस यही कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो आगे या पीछे नहीं चलेगा कि हाँ ऐसे ही बहकाने के लिए बीच में कुछ भी डाल दिया, 2 सेकंड में कीजिए, 5 सेकंड में कीजिए, ये सब भी होता है, ये सब हम करेंगे बीच में। लेकिन क्या है कि पहले शुरू से चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम क्या है कि पढ़ेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो इससे आगे सबसे पहले हमें भाज्य अभाज्य जो संख्या है उनको पढ़ने से पहले कुछ समझना होगा। 2 बातों को वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं जो काम की बात है। कैसे? जैसे एक शब्द है गुणनखंड। कौन सा शब्द? गुणनखंड। एक शब्द है गुणज, एक शब्द है गुणज। पहले इन 2 बातों को समझते हैं। हालांकि हमें 2, 3, 4 बातें समझनी होंगी, लेकिन पहले इन 2 को समझते हैं। देखो कैसे, गुणनखंड का मतलब क्या है? कोई भी एक संख्या है, जैसे मैंने 8 ले लिया, तो इस 8 में किस किस का भाग जाता है? इस 8 में भाग जाता है 1 का, 2 का, 4 का और 8 का स्वयं का। जिन संख्याओं का भाग किसी संख्या में जाता है वे उस संख्या की गुणनखंड होती हैं। वे उस संख्या की क्या होती हैं? गुणनखंड। यानी 8 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 है, 2 है, लेकिन 3 का भाग नहीं जाता तो 3 नहीं है, 4 का भाग जाता है तो 4 है, 5 का नहीं जाता, 5 नहीं है। आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो देखो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और देखो क्या, सबसे पहले 1, 2, 3, 4 और कौन है? 5 तो नहीं है, 6 और फिर डायरेक्टली 12, ठीक है। तो कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12। ये मैंने वो संख्या लिखी हैं जिनका भाग 12 में जाता है। तो 12 के गुणनखंड कौन से होंगे? ये वाले होंगे, ठीक है। तो हर संख्या के क्या हैं? गुणनखंड होते हैं। इसी तरीके से संख्याओं के गुणज होते हैं। गुणज का बहुत ही सीधा सा मतलब है, गुणज को कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो अपवर्त्य भी होता है, ठीक है। अपवर्त्य भी इसको कह सकते हैं, मल्टीपल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मल्टीपल इसको कह सकते हैं। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, यानी संख्याओं के फैक्टर। ये हैं फैक्टर और ये हैं मल्टीपल। मल्टीपल कौन से होंगे? देखो जैसे 8 के मल्टीपल है, 8 एकम 8, आप 8 का पहाड़ा बोलते हो, 8 की टेबल बोलते हो। तो जो टेबल बोलते हो उसके अंदर इसमें 8 में जो जो आता है, जैसे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, ऐसे चलता ही जाता है। ये बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी लिमिट होती है कि हाँ ये इसके 4 ही हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक चलता जाएगा। 8 का भाग बहुत सारी संख्याओं में जाता है। ऐसे ही 12 के होते हैं, तो 12 का खुद देखो, खुद भी है, 12 दूनी 24 भी है, 12 तिया 36 भी है, 12 चौका 48 भी है, ऐसे चलता जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। देखो ये सभी जो हैं इसके इधर चलने वाले तो गुणज होते हैं। गुणज का मतलब मल्टीपल, पहाड़े में आने वाली संख्या, टेबल में आने वाली संख्या, अपवर्त्य भी इनको कहते हैं। इधर वाली संख्या क्या होती है? गुणनखंड होती है। 2 बातें समझ में आई, ठीक है। तो इसके बाद में देखो हमें इसमें 2 चीज़ और समझनी है। वो क्या? जैसे हम बात करें इन संख्याओं के 8 और 12, हम 2 संख्या लेते हैं। हम इन 2 संख्याओं के, सॉरी मैंने मिटा दिया, इसी में बता देता तो अच्छा रहता। 4, 8, देखो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इसको समझना। इन संख्याओं में जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या मिलती है, जैसे दोनों में 8 और 12 नहीं मिल रहा, लेकिन देखो 24, 24 दोनों में मिल गया, इसके आगे और भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले संख्या जो मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? 24 मिल रही है। ये इसका एलसीएम होता है। ये क्या होता है? इसका एलसीएम होता है, यानी लघुत्तम समान अपवर्त्य होता है। और हम इधर की बात करें तो इनमें देखो दोनों में 1, 1 भी मिलता है,
है ना, 2 2 भी मिलता है, 4 4 भी मिलता है। ऐसी 3 संख्या इसके अंदर मिल रही हैं, 1 2 3, है ना। कौन कौन सी हैं, सबको नज़र आ रही है, ये भी इसमें मिल रही है, ठीक है। तो देखो 1 2 3, ये जो सबसे बड़ी संख्या जो इसके अंदर मिलती है, ये वाला इसका क्या होता है, HCF। यानी कि हम ये कहेंगे कि दोनों के जो गुणनखंड होते हैं, 8 और 12 के गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 के गुणनखंड है, 12 गुणनखंड है, कितने कितने गुणनखंड है, उन गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि में से होता है, यानी कि महत्तम समानुवर्तक होता है, ठीक है। तो ये वाली संख्या क्या हो गई, इसकी में से हो गई। समझ में आ रही बात, दोनों में ये भी मिलता है। अब देखो इसी प्रकार लेस है और में से हम निकालेंगे कैसे, वो समझते हैं एक बार। जैसे हमें मान लो निकालना पड़े कभी कभी, तो उसको भी, क्योंकि अभी हमारे एक सवाल सॉल्यूशन में ये बात भी काम आएगी, जो जो काम आएंगी मैं वो पहले ही बता रहा हूँ आपको, देखते जाओ बस थोड़ी देर के लिए। 8 और 12, इन दो संख्याओं का एलसीएम आप जब भी निकालते हो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हो, तो हम इसमें देखो 2 का भाग देते हैं, 4 आता है, 6 में फिर से 2 का भाग दिया, 2 आया, और इसमें 3 आया। ये यहाँ तक का मान, इससे आगे 2 और देते हैं, 1 और फिर इसमें नहीं गया, फिर 3 का देते हैं, फिर ये दोनों में 1 1 आ गया। जब हम ऐसे 1 1 बना के छोड़ देते हैं सभी संख्याओं का भाग, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो इन सब का जो मल्टीपल है वो मल्टीपल क्या आया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आया। ये 24 हमने अभी भी निकाला था, वो क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। तो एलसीएम कौन सी चीज़ होगी, जिन दो संख्याओं का, 2 का या 3 का या कितनी भी संख्याओं का निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इस पॉइंट तक आ जाते हैं और इनको मल्टीपल करते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड है, इसको मल्टीपल करने पर क्या आता है, एलसीएम आता है। अब एक बार एचसीएफ देखते हैं इसी 8 और 12 का। हमें करना क्या होता है कि इसमें वैसे ही भाग देना है, लेकिन एलसीएम में तो क्या होता है कि जहाँ तक कॉमन भाग जाए कॉमन दे दो, बाद में अलग अलग दे सकते हो, लेकिन एचसीएफ में अलग अलग भाग नहीं देना है। तो 2 का भाग जाता है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। दोनों में जाता है, ठीक है जी, दे दिया। अब देखो 2 का फिर से जाता है, अब देखो 3 का 2 का किसका जाता है, इससे आगे भाग नहीं जा रहा, इससे आगे भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब मैसे के अंदर ये स्टेप यहीं ख़त्म हो जाती है, और इसका मैसे कितना है, 4, जो आपने थोड़ी देर पहले समझा था, ठीक है। 4 ऐसे आया और लेसा और मैसा, ये 2 चीज़ आ गई, आपको ये 2 बातें पता चल गई, ठीक है। तो ये 2 बातें अभी हमारे वीडियो में आगे चल के काम आएंगी, ठीक है। अभी यहाँ तक देखते हैं एक बार, इससे आगे समझो भाज्य अभाज्य संख्याओं को। देखो जब हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अभी अभी आपने एक चीज़ सीखी थी, गुणनखंड सीखा था। गुणनखंड तो अभी काम आ जाएगा आपको, गुणनखंड, ठीक है। तो इन संख्याओं का 1 का गुणनखंड केवल 1 ही है। अगर 2 की बात करें तो इसमें किसका भाग जाता है, 1 का, और किसका भाग जाता है, 2 का, बस, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 में किस किस का भाग जाता है, आप कहेंगे 1 का जाता है और 3 का जाता है, ठीक है। जिनका भाग जाता है वो क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। यानी 1 का तो देखो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, स्वयं ही है, और इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 और 2, और इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 और 2, 2 ही गुणनखंड है, ठीक है। 4 के देखो 1 भी है, 2 भी है, और खुद 4 भी है, ठीक है। 5 के देखो 1 भी है, 5 भी है। आप समझ पा रहे होंगे इनके गुणनखंड क्या है। देखो यही बात अभी काम आएगी अपने बहुत अच्छी परिभाषा समझने में। ये 3 हो गया और स्वयं 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे, सबके गुणनखंड आप चेक कर सकते हो। तो आप देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ संख्या ऐसी हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं। ये 2 ही गुणनखंड जिनके आएंगे, ये वो संख्या हैं जिसमें या तो केवल 1 का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है। इसमें देखो या तो केवल 1 का जाता है या स्वयं का, 1 या स्वयं, 1 या स्वयं, ये समझ में आ रहा है। ये वाली जो संख्या है ना, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। क्यों, इसलिए कह सकते हैं कि 1 का भाग तो देखो सब में जाएगा, कॉमन बात है, छोड़ दिया। खुद का भाग खुद में जाता ही है, तो 2 संख्या हो गई, तीसरी संख्या होगी नहीं इनमें। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन संख्याओं के अलावा इनको और कोई विभाजित नहीं कर सकता, और जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं,
अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी कि वह किसी से भाज्य नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी अभी पता चला है कि ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, इसमें भी केवल किसी का भाग नहीं जाता, इनका ही भाग जाता है, ये भी। तो ऐसी संख्याएं जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य। या हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिनमें केवल एक तथा स्वयं का भाग जाए कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। तीसरी परिभाषा ये कह सकते हैं क्या कि ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो। देखो ध्यान देना, मैंने जो बोला थोड़ी देर पहले हमने समझा था, गुणनखंड वो संख्या होती हैं जो संख्या को, दी गई संख्या को विभाजित करती हों। ये विभाजित करती हैं, इसका भाग जाता है, इनका भी भाग जाता है, इनसे डिवाइड होती हैं संख्याएं, ठीक है। तो ये वाली संख्या क्या है? गुणनखंड है। तो हम फिर से वही बात बोल रहे हैं, ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वो संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कंपोजिट नंबर होंगी, हम ऐसा कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये वाली वो संख्या है जिसमें एक का और चार का, ये तो सब में जा रहा है, एक का और स्वयं का सब में जा रहा है, लेकिन किसी और का भी भाग जा रहा है, किसी और का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब दूसरे का भाग जाना मतलब वह क्या है? उसका रास्ता खुला है, वह संख्या क्या है? विभाज्य है, यानी विभाज्य कह लो या भाज्य कह लो, ठीक है। तो ऐसी संख्या, ये वाली संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो देखो, अभाज्य की सही परिभाषा होती है कि दो गुणनखंड होने जरूरी है। इसके देखो गुणनखंड कहाँ हैं? एक तो स्वयं ही है, लेकिन दूसरा गुणनखंड नहीं है। समझ गई बात को? तो देखो, इसमें किसी और का भी भाग नहीं जा रहा, तो किसी और का नहीं जा रहा, इसका मतलब ये अभाज्य है। बात समझ में आ रही है? अभाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो इन दोनों ही रूल को फॉलो नहीं करती। मैं एक बार फिर से देखो आपके सामने लिख देता हूँ। भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या वो होगी एक तथा स्वयं दो संख्याओं का भाग जाए और दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए, अदर कोई संख्या है उसका भी भाग चला जाए। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या वो होगी कौन सी? एक का तथा स्वयं का दो संख्याओं का भाग जाए, एक और स्वयं। देखा हमने अभी अभी, ठीक है। उसके अलावा किसी और का भाग न जाए, ये तो होगा भाज्य, ये होगा अभाज्य। इन दोनों ही परिभाषा में एक नहीं आता है, इसलिए एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और बाकी ये सबको पता है कि कौन सी कहाँ तक की क्या संख्या होती है। अब हम एक शब्द और समझ लेते हैं, सह अभाज्य संख्या। इधर बता देते हैं थोड़ा। देखो, तीसरा संख्या है सह अभाज्य संख्या। यह शब्द को थोड़ा समझना बहुत ही आसान है। अभी अभी हमने जो सीखा, क्या 2 मिनट पहले लहसे में से निकालना, तो देखो वो बात भी अभी काम आ जाएगी। थोड़ा समझना, ध्यान देना आगे। सह अभाज्य संख्या, जैसे मैंने कोई दो संख्या ली, 8 ले ली, दूसरी संख्या मैंने 15 ले ली। इसमें भाग जाता है 1 का, 2 का, 4 का और स्वयं 8 का। ये हुआ, इतना समझ में आया। दूसरी संख्या मैंने 15 ली थी, इस 15 को साइड में लिखते हैं। इसमें भाग जाता है 1 का, 3 का, 5 का और 15 का। समझ में आ रही बात? एक तथा स्वयं ये तो हमेशा ही रहेगा, ये आप समझ चुके हैं। दूसरी संख्याओं का भाग भी जा रहा है, लेकिन आप देखो मैंने एक बात और बताई थी कि एक तो हर संख्या में रहेगा, तो एक को तो भूल जाओ क्योंकि उसका तो कोई रूल ही नहीं बनेगा, वो तो सब में ही आएगा। लेकिन उसको छोड़ो, उसके अलावा आप मुझे बताओ कि क्या किसी और संख्या का ऐसे कॉमन भाग जा रहा है? सह अभाज्य संख्या, साथ में कोई संख्या ऐसी है क्या जो मतलब भाग जा रहा हो? तो हम कहें नहीं, एक के अलावा तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर रही हो। ऐसी कोई संख्या है क्या जो एक इसका भाग इसमें भी जा रहा हो और उसमें भी जा रहा हो? फॉर एग्जांपल दूसरा समझो, जैसे मैंने ये कहा 8 और 12, इसमें देखो 1 का, 2 का, 4 का, 8 का। इसमें देखो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का। दोनों में कॉमन क्या है? एक के अलावा 2 भी है, 4 भी है, किसी और का भाग जा रहा है ना, ठीक है। ऐसी संख्या कि किसी और का भाग न जाए, दोनों में कोई कॉमन नहीं हो। एक के बारे में मत सोचना, एक को छोड़ो, कोई कॉमन न हो, क्योंकि एक तो सब में होगा। इसके अलावा दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, ऐसी संख्या क्या होगी?
सह अभाज्य संख्या होंगी, यानी दो संख्याओं का ऐसा समूह। मैंने 8 और 15 लिख दिया। सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कटती हैं? बिल्कुल नहीं कटती, न तो ये कटती है न ये कटती है। लेकिन मैं अगर कहूँ 8 और 12 ये बताओ, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये 4 से भी कट जाएंगी दोनों, और ये 2 से भी कट जाएंगी। तो ये दोनों संख्या कटती हैं, कटने वाली संख्या नहीं होंगी, ऐसी संख्या जो आपस में ना कटें। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि सर ये संख्या तो भाज्य है, ये भी भाज्य है। हम यहाँ पे भाज्य की बात नहीं कर रहे, वो भाज्य हो दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों आपस में कटती हैं क्या, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों संख्या आपस में नहीं कटती हैं। तो ऐसी संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे जितनी भी संख्याएँ, देखो सह अभाज्य में क्या क्या आएगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5 और दूसरी संख्या ली 7। ये वैसे तो अभाज्य हैं, अभाज्य थोड़ी देर पहले पढ़ा था, समझ रहे हो बात को। लेकिन क्या ये सह अभाज्य भी है क्या? यानी कटती भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं कटती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। और ले लो, 7 ले लिया, 11, ये दोनों क्या है? अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब ये भी अभाज्य है, यानी किसी और का भाग न जाए। क्या ये दोनों सह अभाज्य भी हैं क्या? बिल्कुल है। कैसे हैं? बिल्कुल कटती नहीं है। अब मैंने कोई और ऑप्शन ले लिया, जैसे मैंने 5 और 15 ले लिया। 5 और 15 ये अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है। लेकिन दोनों को देखो, क्या ये आपस में कटती हैं? हाँ, ये कटती है। तो ऐसी संख्या सह अभाज्य नहीं होगी। बात समझ में आ रही है क्या? यानी आपस में दोनों नहीं कटनी चाहिए, सीधी बात। अब देखो कौन कौन सी संख्या, लैंग्वेज के रूप में कई बार प्रश्न आता है, उसको समझेंगे कैसे। जैसे देखो आपके पास प्रश्न आया कि कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या सह अभाज्य होंगी क्या? बिल्कुल होंगी। कैसे होंगी? जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी 2 और 3, 2 लगातार प्राकृत लिख दी। 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, आप चलते जाओ। क्या कोई दो लगातार संख्या कभी कटती हैं क्या? कभी नहीं कटती हैं। हाँ, दो लगातार सम होंगी तो कट जाएंगी। जैसे मैंने 2 4 लिख दिया, दो लगातार सम है। अब 4 है, 4 के बाद में सम संख्या क्या आती है? 6, ये भी कट जाएंगी। तो ये नहीं होंगी। लेकिन लगातार विषम की बात करें तो वो नहीं होंगी। 3 5, 5 7, 7 9, समझ में आ रही बात? तो देखो मैंने क्या क्या बोला। कोई भी लगातार संख्या, सम विषम की बात नहीं कर रहे, पहले यहाँ लगातार प्राकृत संख्या, फिर यहाँ पर सम लगातार, फिर यहाँ पर विषम लगातार। तो एक बार देखिए, कोई भी लगातार अगर संख्या है, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, वो कभी भी क्या होंगी? हमेशा सह अभाज्य होंगी, क्योंकि वो कभी नहीं कटेंगी। और ये वाली संख्या आपको दिखाई दे रही है, कटती हैं, तो ये नहीं है, वो वाली नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी आराम से, ठीक है। लेकिन देखो अब हमें जो समझाना था यहाँ पे एक दूसरी बात, ये तो बीच में आ गया था इसलिए थोड़ा बता दिया। इसको देखो, हमने अभी अभी सीखा था सह अभाज्य की परिभाषा जो आपको बुक में मिलेगी, उसको हम यहाँ पे अभी क्लियर करेंगे बनती कहाँ से है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 और 3 ले लिया। ये 2 और 3 अभी अभी हमने समझा कि ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। लेकिन आप इनका जब मैसे निकालोगे, मैसे या लैसे, दो चीज़ निकाल सकते हो, तो मैसे निकालोगे तो क्या होगा? दोनों में भाग जाना चाहिए। ऐसी कोई संख्या है? नहीं है। फिर एक का ही भाग जाता है, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। फिर से भाग देंगे तो भी 1 दूनी 2, 1 तिया 3। हालांकि ऐसे देता नहीं, क्योंकि एक का कितनी बार भाग देंगे? एक ही रहेगा, और उस एक का गुणा करोगे तो लास्ट में एक ही बनेगा, ठीक है। तो हम कहना चाहते हैं कि इनका जो मैसे होगा, वो मैसे क्या होगा? एक ही रहेगा। ऐसी संख्या जो आपस में कटेंगी ही नहीं, तो किसी एक संख्या का भाग जाएगा नहीं, और किसी एक संख्या का भाग नहीं गया तो उनका मैसे कितना होगा? हमेशा एक ही होगा, क्योंकि किसी और का भाग नहीं जाता। आप समझ गए बात को, ठीक है। अगर हम इनका लैसा निकालने की कोशिश करें, करके देखो, देखा, इसको मिटा के यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। लैसे निकालो, हमने इसमें भाग दिया। लैसे में हम क्या करते हैं? अलग अलग भाग दे सकते हैं। तो देखो 2 का भाग गया, 2 1 कम 2 है ना, 3 में नहीं गया, छोड़ दिया। फिर 3 का भाग दिया, फिर 1 इसमें चला गया, इसको छोड़ दिया, हो गया। तो हम देखो यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो संख्या है सह अभाज्य थी, ये वो संख्या जो कटती नहीं है। अगर कटेंगे नहीं तो पहले 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, यही संख्या वापस घूम करके आ जाएंगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यही संख्या अगर वापस आ जाती हैं तो इनका गुणनफल, यानी इनका गुणनफल ही लैसे होगा। क्या होगा? लैसे होगा। हम देखो ये कह सकते हैं सह अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा एक होगा।
और बुक्स में आपको यही परिभाषा मिलेगी। कौन सी वाली? सहअभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा एक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, वो किसी से कटती नहीं है, ठीक है। और लैसे हमेशा क्या होता है? उनका गुणा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो किसी से कटती नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कटेंगी नहीं तो फिर वही घूम करके आ जाएगी। तो हमने 2 बात थोड़ी देर पहले सीखी थी, लैसे मैसे, उसको ये वाली बात समझ में आई। हम अभी 3 बात समझ चुके हैं। कौन सी वाली? सबसे पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होगी कौन सी? जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी और का भाग चला जाए। अभाज्य संख्या वो होगी जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित हो। 2 भी कौन सी? एक तथा स्वयं। तो भाज्य और अभाज्य। तीसरा शब्द है सहअभाज्य। सहअभाज्य वो संख्या होंगी जो आपस में रखो उनको तो वो कटे नहीं। आप देखो एक एग्जांपल और समझो, जैसे मैंने 16 और 25 ले लिया, तो 16 में किसी संख्या का भाग जाता है, 25 में भी किसी संख्या का भाग जाता है, लेकिन कोई ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में भाग चला जाए। भाई ऐसी तो नहीं है, मैंने ढूंढ ली, मुझे तो नहीं मिली, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए। इतना समझ में आया? अलग अलग नहीं जाना, दोनों में जाना है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये 3 शब्द आपको समझने थे जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखो इसके जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, थोड़े से उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान से, है ना। तो देखो आगे A, B, C व D कोई A, B, C व D कोई 4 अभाज्य संख्या है। 4 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। हो गया। इनमें से पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है, ठीक है। वह अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1309 है। अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1309 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मान लो ये सवाल है, ठीक है। हमें जो सवाल सामने दिया है ABCD 4 संख्या है और वो चारों कैसी संख्या हैं? अभाज्य हैं। अब देखो हमें उसका गुणनफल दिया है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, सवाल तो अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक दूसरा शब्द आ सकता है। गुणनफल की जगह अगर अगला लैस है पे दे देता तो, यानी लैस है दे दे लघुत्तम समावर्त है, तो भी एक ही बात है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल ही उनका लैस होता है। ये हमने समझ लिया है, ठीक है। तो देखो 385 में सीधी बात है ABCD जो 4 संख्या उसमें से पहली 3 संख्या उसमें है, तो वापस ऐसे करके निकाल लेंगे। 5 का भाग जाएगा, कैसे पता चला? लास्ट में 5 है, 5 7 35, इसमें 3 बचेगा, फिर 5 7 35, 77 आ गया, उसमें किसका भाग जाएगा? 7 का जाएगा, फिर 11 में 11 का जाता है। 3 संख्याओं का गुणनफल आ चुका, 11 गुणा 7 गुणा 5 बराबर 385 होता है। हमारे पास पहली 3 संख्या आ चुकी है, ठीक है। ABCD 4 ही संख्या है, उसमें से ये 3 आ चुकी हैं। फिर बोला कि अंतिम 3 का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये तो रेंडमली कैसे भी आ जाए आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ देखो अंतिम 3 का गुणनफल कितना दे रखा है? 1309। अब उसमें भी निकालेंगे, लेकिन सीधा सा देखो देख के बता सकते हैं कि इसमें लास्ट में 9 आ रहा है, तो सीधी सी बात है 5 तो उसके गुणनफल में नहीं मिलेगा। भाई अपने पास 4 संख्या हैं जिसमें से 1 2 3 तो यहीं आ गई, एक संख्या बच गई, चौथी एक संख्या और बच गई, वो उसमें है। लेकिन इसमें से एक संख्या हटा दी और उसकी जगह एक संख्या और दूसरी लगा के उसका गुणा लिख दिया, वो वहाँ पर है, ठीक है। तो इसको तो हटा ही दिया। कैसे पता चला इसको हटा दिया? क्योंकि अगर 5 से गुणा होता तो लास्ट में या तो 0 आता या फिर 5 आता,
लेकिन 9 आ रहा है, मतलब गुणनफल में 5 नहीं है। तो 7 और 11 तो डेफिनेट हैं, और एक संख्या बची हुई है वो है, अभी निकालते हैं। चलो पहले 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, बच गया 6 और 0 7, 7 8 56, 56 के बाद 4 बचेगा, 4 के आगे 9 49, 49 7 7 49। चलो 7 का भाग गया। अब 11 का भाग देते हैं। 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, इसमें 7 बचेगा, इसमें 7 बचेगा 77, और 11 7 77, लास्ट की संख्या 17 आ गई। 17 में भाग जाता है, 17 एकम 17। ये लो जी, हमारे पास चारों संख्या जो आ चुकी हैं वो कौन कौन सी आई, देखो 5 आई, ठीक है, यहाँ नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, कहीं भी सबको समझ में आ रहा होगा। 5 7 11, ये तो यहाँ पे भी आ गई, और एक संख्या है 17। इसमें से किन्हीं 3 का गुणनफल तो यहाँ है और अलग 3 संख्याओं का गुणनफल यहाँ है। हमें पूछा सबसे बड़ी संख्या बताओ, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 17। आपको मेरा सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ से एक अच्छा सवाल बनता है। ये सवाल SSC CGL के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटी बात से पता चलता है। ऐसे नहीं कि हाँ सीधा हमने सवाल को देखा और सीधा आ गया। अब हमने इससे पहले जो बातें सीखी हैं उसके आधार पे हम कई सवाल कर सकते हैं और बहुत सवाल आसान हो जाते हैं हमारे इसको समझने से। इसीलिए मैंने आपको सारी छोटी छोटी बातें बताई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।